नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। हमारी आज की किताब है मोहनलाल भास्कर की लिखी हुई मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। हेलो डॉक्टर वसुधा, मैं चुप ही रहूंगा, लेकिन आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप प्लीज बिल्कुल शांत रहें, आराम करें। आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और हमारे जो ऑडियंसेस हैं, लिसनर्स में से अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। एंड मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, जो ये किताब है मोहनलाल भास्कर जी की, इस पर बात करूंगी। तो अगर किसी ने इसको पढ़ा हुआ है या इसके बारे में कहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज यू जस्ट कम अप एंड ज्वाइन एज अ स्पीकर। तो हम शुरू करते हैं। ये जो किताब है आत्मकथात्मक शैली के रूप में लिखी गई है, क्योंकि वो आत्मकथा जो किसी ने खुद जो जी है और उस तरह से अपनी सफरिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी मानसिक पीड़ा जो उन्होंने भुगती है उन 1964 से लेकर के 71 तक, जब वो पाकिस्तान की जेल में थे, तो उसका सिलसिलेवार इस किताब में वर्णन किया गया है। तो जैसा पीयूष जी ने बोला कि ये किताब इतनी आपको अपने आप से इतना ज़्यादा जोड़ देती है और उन घटनाओं से इतना ज़्यादा जोड़ देती है कि आप इतने भावनात्मक रूप से अपने आप को महसूस करते हैं कि लगता है कि ये किताब किसी न किसी तरह से हमारे पास रहनी ज़रूर चाहिए। इस किताब की जो मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी, मैं उसी के से शुरुआत करके फिर इसका जो पूरा इंट्रोडक्शन एंड डिटेल दूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस किताब की ये है कि एक इंसान जब ऐसी एडवर्स कंडीशंस में रहता है जिनकी हम शायद एक आज़ाद देश में रहते हुए कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो उन कंडीशंस में रहने के बाद वो अपनी मानसिक स्थिति को कैसे बनाए रखता है, कैसे उन सब परिस्थितियों से डील करता है और फिर एक विजयी स्तंभ के रूप में आगे आकर के खड़ा होता है। और आज हम सब उनकी इस किताब के बारे में एक डिस्कशन कर रहे हैं। उस किताब को कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ा महसूस करते हैं और एक मोटिवेशनल किताब मैं इसे मानती हूँ जाती तौर पर। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल किताब है, मोटिवेशनल जर्नी है उनकी। वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक अवे होता है किताब का मेरे लिए, वो ये था। तो इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है वो लिखा है खुशवंत सिंह ने, और खुशवंत सिंह जी को हम सब जानते हैं कि उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान कितने बखूबी विभाजन के दर्द को बयान करती हुई किताब लिखी। लेकिन वो व्यक्ति जो खुशवंत सिंह के बारे में भी कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड और बहुत जो उनका जो दिल था वो बहुत ही मजबूत और पक्के इरादों वाला था। लेकिन वो व्यक्ति भी लिखता है, शुरुआत ऐसी होती है कि वो लिखते हैं कि अगर मुझे अपने लिए किसी पेशे का चुनाव करना पड़े तो जासूसी मेरे लिए आखिरी विकल्प होगा, और अगर मुझे जासूस बनकर किसी देश में जाना पड़े तो पाकिस्तान मेरे लिए आखिरी विकल्प होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो मोहनलाल भास्कर जी ने इतना जो डेयरिंग स्टेप लिया कि उन्होंने भारत का जासूस बनकर के पाकिस्तान जैसे देश में जाने का निर्णय लिया। तो हम सबसे पहले उनका बैकग्राउंड जानते हैं कि जो मोहनलाल भास्कर जी थे वो पेशे से शिक्षक थे। भारत देश में वो एमए बीएड करने के बाद उन्होंने शिक्षण करना शुरू किया। तो एक दिन कैसा वाला वो भाषण चल रहे थे, तो एक दिन फिरोजपुर में
उन्होंने भगत सिंह की समाधि पर 23 मार्च को जो मेला लगता है वहां पर कुछ भाषण दिया। उन्होंने बोला कि तेरे लहू से सींचा है अनाज हमने खाया, यह जज्बा शहादत उसी से हम में आया। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने ये भाषण दिया। तो वहां पर एक दर्शक में से एक व्यक्ति था, उसने कहा कि सिर्फ आप बोल ही रहे हैं कि आपके अंदर भी कुछ जज्बा है आजादी को लेकर के। और बोला कि कविताएं पढ़ना तो बहुत आसान है, मरना बहुत कठिन है। क्या आप में वाकई भगत सिंह वाला शहादत का भाव है? बस तो यही शब्द सुनते ही जो मोहनलाल भास्कर जी थे, उनके मन में एक ऐसी इच्छा जागी कि मैं इन सब को, जो देशभक्ति असल रूप में क्या होती है, इसका प्रमाण मैं दूंगा। उसके बाद उन्होंने जो हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो मोस्ट सीक्रेट एजेंसी जो स्पाइंग की, जो इंडिया की रॉ है जिसको हम जानते हैं, वो ज्वाइन की। और एज ए रॉ एजेंट पाकिस्तान में उन्होंने एंटर किया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में जो इंक्वायरी को लेने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। तो आज हम जब कहानी के तौर पर हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मतलब हम कल्पना कर पाते नहीं हैं कि वो व्यक्ति किन किन दौरों से गुजरा होगा। लेकिन किताब की जहां बात आती है तो किताब उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से लिखी है कि आप उनकी यंत्रणाओं और जो प्रताड़नाओं से होकर भी अगर आप गुजर रहे होते हैं तो आप में भय नहीं होता है, आप में वो साहस भरती है। कितनी बड़ी बात है इस किताब के बारे में ये कि ये किताब आपके अंदर किसी भी तरह का भय नहीं भरती है। आपके अंदर एक जज्बा जो देशभक्ति का होता है वो जागृत करती है कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि अरे बाप रे उन्होंने क्या झेला, काश हमें ऐसा झेलना ना पड़े। हम सब में एक भावना जो उनका शायद मोटिव रहा होगा ये किताब लिखने का, वो किताब को लिखते ही पढ़ते ही हमारे अंदर बाखूबी जागृत हो जाती है। इस किताब में सबसे पहले है कि जो मोहनलाल जी थे वो सन 64 में उन्होंने एज स्पाई उन्होंने एंटर किया लाहौर में और वो रह रहे थे। उनके साथ में उनका एक साथी था समुंदर सिंह, उसके साथ में वो रह रहे होते हैं। और जैसा होता है आया है कि उनके अपने ही साथी एक अमरीक सिंह थे जो डबल साइडेड स्पाई थे। वो भारत की तरफ से भी स्पाइंग करते थे और पाकिस्तान की तरफ से भी करते थे। तो उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया और पाकिस्तान के जो आर्मी थी, जो पुलिस पर्सोनेल थे, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनको आप एक एक कदम पे आप ये देखिए कि उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को, हम फिजिकल चीज को तो बाद में कंसीडर करें, किसी की मानसिक स्थिति को हिला देने वाली घटनाएं उनके साथ हुई कि आप जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो दोस्त कहा जाने वाला व्यक्ति आपको दगा देता है, आपको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देता है और आप ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से वापस आना आपके लिए एकदम नामुमकिन होता है। उस परिस्थिति में भी उस व्यक्ति ने ना अपना साहस छोड़ा, ना अपना मानसिक बल खोया और ना ही उसने अपनी बुद्धि को कहीं भटकने दिया। जो भी परिस्थितियां उनके सामने आईं, उनके बल पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने लिए रास्ता निकाला। तो इसकी एक बहुत ही खूबसूरत और जज्बे से भरी हुई लाइन जो मैंने बहुत जगह जब मैं किताब के बारे में जिक्र करती हूँ तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ इस चीज़ को। शुरू में ही लिखी हुई है कि मैं कोट लखपत जेल पाकिस्तान लाहौर की सजाए मौत कोठरी में कैद हूँ। 25 मई 1971 की एक सुबह नंबरदार ने आकर मुझसे कहा कि निकलो, तुम्हें ड्योढ़ी में बुलाया गया है, एक फौजी अफसर तुम्हारा फैसला सुनाने आए हैं। मैं उनके साथ जेल की ड्योढ़ी में पहुंचता हूँ। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है। वह मुझे मेजर अशफाक के सामने लाकर खड़ा करता है, जो मेरे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में सरकारी वकील था। उसने फैसला सुनाया, मिस्टर मोहनलाल भास्कर,
उर्फ मोहम्मद असलम। उन्होंने अपना नाम मोहम्मद असलम रखा, अपना सर्कमसिजन भी करा खुद से कि आप उनकी जो मुस्लिम होने पर किसी को शक ना हो। दैट्स द लिमिट ऑफ बीइंग अ पैट्रियोटिक पर्सन, कि इतना डेयरिंग, इतना मुश्किल काम भी उन्होंने खुद किया। तो कहते हैं कि मोहम्मद असलम, फौजी अदालत में तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के इल्जाम में 14 साल कैद बामशक्कत की सजा होती है। यह सुनते ही मैं खुशी से पागल हो गया, क्योंकि सजाए मौत से बच गया था, जो समरी कोर्ट मार्शल में मेरे लिए रिकमेंड की गई थी। मैं दौड़ता हुआ बैरक में आया। यारों ने समझा कि मैं बरी हो गया, तो उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने कहा राम बनवास। यह कहकर मैं कोठरी में आ गया और सोचने लगा उस लंबे सफर के बारे में जिसे मैं तय कर चुका था, और उसके बारे में जिसे अभी तय करना था। तो ये चीज, जो छोटे छोटे इसके जो पार्ट्स हैं, उनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति एक आदरणीय, पूजनीय और अनुकरणीय व्यक्ति है। कैसे अपने आगे आने वाली जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे रहा, अपने निकल के सामने आया। उन्होंने जेल में ऐसा नहीं था कि उन्हें सब लोग बुरे ही मिले या बहुत प्रताड़ना देने वाले ही मिले। उन्होंने बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि अनबायस्ड होकर के, निष्पक्ष होकर के लिखी है कि उन्हें जो लोग अच्छे मिले, जो लोग उनको समझने वाले मिले, या वो कैदी हों या उनके ऊपर जो जेल के ऑफिसर्स हों, उनके बारे में भी पूरा लिखा है। तो मेरे पसंदीदा किरदार जो पाकिस्तान के साइड से हैं, वो इसमें थे गुल अनार खान, चंद्रवंशी जिनका नाम लिखा है उन्होंने इसमें। तो इस किताब में जो राजा गुल अनार खान की बात मैं कर रही हूँ, तो उनका किरदार मुझे क्यों पसंद आया। तो उनके बारे में ये मशहूर था कि वे बहुत ही जालिमाना सलूक के लिए माने जाने वाले एक ऑफिसर थे। कि उनकी लिखा हुआ है कि एक बूढ़ा सरदार खान, चमकती हुई बिल्ली जैसी आंखें, चेहरा पढ़कर ही मन की बात समझने में अद्वितीय, और 28 साल का खूबसूरत नौजवान था। और इसमें लिखा है कि पूछताछ का तरीका कुछ ऐसा था कि उसके सामने नजरबंद लोग रिकॉर्ड की तरह बजने लगते थे। कोई जरा भी इधर उधर भटका कि वह चीते की तरह टूट पड़ता, उसके शिकार का कोई न कोई अंग टूटा हुआ मिलता। मतलब इतना ज्यादा वो दरिंदा टाइप का इंसान था। लेकिन मोहनलाल भास्कर जी लिखते हैं कि उनके साथ जो उनका इंटरैक्शन था वो बहुत ही मेमोरेबल रहा, क्योंकि उन्होंने जो अनार खान थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो भास्कर जी से अपने आप को जोड़ा। क्योंकि हम जैसे सभी जानते हैं कि बहुत सारे मोस्टली जो मुस्लिम्स जो थे पहले, they were Hindus, they were converted to Islam somehow because of many reasons behind. उसके वजह से कहीं उन्होंने एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया कि वो पहले चंद्रवंशी राजपूत हुआ करते थे, तो उन्हें हिंदू कल्चर और हिंदू हिस्ट्री के बारे में पता था। तो उन्होंने छूटते ही पूछा, मास्टर एक बात बताओ, भास्कर का मतलब क्या है, तुम्हारी जात क्या है। तो भास्कर जी ने बताया कि भास्कर का मतलब है सूरज, और मैं जात से ब्राह्मण हूँ। तो उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ा। फिर वो बताते हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो राजपूत थे। तो वो दरिंदा इंसान भास्कर जी के लिए एक हेल्प बन के आया। उन्होंने उनको कभी भी प्रताड़ना नहीं दी, कभी भी उनके लिए कोई ऐसा मुश्किल खड़ी नहीं करी, बल्कि उनकी मुसीबतों को सॉल्व किया। तो किताब के टूटे फूटे, मतलब जो बिखरे हुए जो अंश हैं, उनको समेटती हुई सी लगती है ये घटनाएं, कि जो मोहनलाल जी ने अपने जो को प्रिजनर्स थे उनके साथ जो रिएक्शन, उनके रिलेशंस थे, जो ऑफिसर्स के साथ उनके रिलेशंस थे, उनको इतना पॉजिटिवली रखा है, इतना सलीके से लिखा हुआ है कि कहीं अगर पाकिस्तान का भी कोई व्यक्ति इस किताब को पढ़े, और हिंदुस्तानी तो पढ़ेगा ही, वो मोहनलाल जी का मुरीद हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसमें मोहनलाल जी लिखते हैं कि उनके साथ उनके प्रिजन में जुल्फिकार अली भुट्टो जी को उन्होंने पाया, वो भी उनके साथ जेल में रहे आकर के,
मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडर थे, वो भी उनके साथ जेल में रहे, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के पिताजी थे, उनके साथ जेल में रहे। ऐसे करते करते उनकी जो यातनाओं भरा सफर है, जिसका कहीं कोई अंत नहीं होने वाला था, लेकिन वो सफर उनके लिए एक आसान होता चला गया। और उन्होंने सबसे बड़ा चीज मुझे ये लगी कि जब वो अपने साथ के कैदियों के साथ इंटरैक्ट करते थे, तो जो कैदी, जो भारत के हजारों कैदी पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, और हर दिन वो ये खबरें सुनते थे कि फलां किसी ने आत्महत्या कर ली है, कोई पागल हो गया है, कोई जेल की दीवारों में सर टकरा कर लोग मर रहे हैं। उनके बीच में रह करके मोहनलाल जी ने अपने आप को, उन लोगों के लिए वो पंडित, लोग उनको पंडित बोलते थे, तो उनको वो वहां मोटिवेट करते थे, उनको वो वहां ये प्रेरणा देने के लायक भी बने कि भाई आप यहाँ पर रह करके, जरूरी नहीं है कि हम कभी अपने देश का खुला आसमान देख भी पाएंगे, लेकिन आप अपने आप को संयमित रखेंगे, अपने मानसिक जो तनाव को कम से कम रखेंगे, तो वहां वो मेडिटेशन। और सबसे चीज मुझे ये भी लगी कि वो जो जासूसी के अपने दौरे पर निकले थे मोहनलाल जी, तो ऐसे डेडिकेटेड जासूस बन चुके कि जब उनकी यात्रा भारत देश में खत्म होती है, तब भी कोई इंसान, कोई भारतीय भी और पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी पाकिस्तानी ऑफिसर, डजंट मैटर कि उसने उनके ऊपर कितने जुल्म ढाए, कितनी यातनाएं दी, वो ये नहीं जान पाए कि असल में वो किस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने आए थे, वेदर ही वॉज सक्सेसफुल इन रिट्रीविंग दैट इंफॉर्मेशन और नॉट। तो उन्होंने इतने जज्बे से अपने जो जासूस के रोल को, कह सकते हैं आप, जिया कि कोई नहीं जान पाया कि वो सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए, क्या हुआ, कितनी न्यूक्लियर जो उनकी जो पावर है पाकिस्तान की, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन, उनको जहां इंफॉर्मेशन देनी थी उन्होंने ये इंफॉर्मेशन वहीं पहुंचा दी, किसी के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। यस हिमांशु, एक था टाइगर जो मूवी है, बिल्कुल कि इसी टॉपिक पे है कहीं ना कहीं। सबसे जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो मुझे जो चीज सही अच्छी लगी वो आपको भी लगेगी कि जो मोहनलाल जी का जो अनुभव था जेल में, जो उन्होंने लिखा है इतने सरल ढंग से, भाषा इतनी सादगी भरी हुई है कि कैसे त्योहार आते थे, जब कोई बैसाखी का त्योहार आया या होली आती थी या दिवाली आती थी, तो वो लोग कैसे अपने देश के आजाद आसमान को, आजाद आंगन को याद करते हुए ही जी लेते थे। हम यहाँ पर अपनी आज़ादी को इतना फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, हम नहीं समझ पाते कि असल में आज़ाद होने के कितने बड़े जो कर्ज चुकाए हैं लोगों ने, कितने बड़े काम किए हैं लोगों ने, तब हम इस आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। तो वो लोग जेलों में था कि उन्हें उस दिन मशक्कत से जो काम करवाए जाते थे उससे उन्हें छुट्टी मिल जाती थी, तो लोग वहां जाकर के होली दिवाली के त्योहार भी मनाते थे और आपस में एक दूसरे को ढांढस बंधाते थे कि हम सब यहाँ पर हैं एक साथ। तो अगर हम कभी जिंदगी में बाहर जा पाए तो हम अपनी जिंदगी को एक खुशहाल तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे करते करते भारत और पाकिस्तान में एक 1971 में शिमला समझौता होता है। उसके तहत 54 कैदियों की अदला बदली होती है, उनकी आज़ादी का समझौता होता है कि भारत की तरफ से 54 कैदी जो पाकिस्तानी हैं वो रिहा किए जाएंगे और पाकिस्तान में जो 54 कैदी हैं वो भारत रिहा होकर जाएंगे। तो उस शिमला समझौते के बाद जो रिहाई का दौर चलता है उसमें मोहनलाल भास्कर जी को रिहाई मिलती है। उसका वर्णन अगर आप पढ़ेंगे तो आप, आई बेट कि आपकी आंखों में आंसू नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैसे उनके पिता उनकी पत्नी दुल्हन की तरह सजकर, जिनकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और वो जेल में चले गए थे, वो प्रेग्नेंट थी उनकी वाइफ,
जब वो जेल में बंद कर दिए गए थे, तो कैसे वो अपने बच्चे को लेकर के बॉर्डर पे उनसे मिलने आती हैं, कैसे उनके पिताजी मतलब अपने अपने बेटे को सामने देखकर उनके भाव क्या होते हैं, वो सब जो अंश इस किताब में लिखे हुए हैं वो मैं पूरे तो बिल्कुल नहीं बताने वाली। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस किताब को पढ़ें। इस किताब के बारे में जी हिमांशु जी, हरिवंश राय बच्चन उस समय जो स्विस दूतावास में थे और स्विस प्रत्यावर्तन में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल उन्होंने डेडिकेट की है ये बुक हरिवंश राय बच्चन जी को, जिन्होंने उन्हें रिहा कराने में बहुत बड़ा रोल निभाया। तो फिर जब सब अब मैं उस पॉइंट पे आती हूँ कि इस बुक से जो कंक्लूडेड एक आयरनी है वो क्या रही कि जब वो भारत देश में आए तो उनके अंदर वो जज्बा पूरी तरह से बरकरार था कि उन्हें जीना है। मतलब जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाल कर संजो कर रखा इतने साल, उसको टूटने नहीं देना है। लेकिन ये कहते हैं ना कि इंसान बाहरी लोगों से दिए हुए दुख को तो झेल जाता है, लेकिन जब अपने लोग उसको कोई कष्ट देते हैं तो वो नहीं झेल पाता है। ऐसा ही हुआ उनके साथ भी कि जब वो भारत देश आए तो उन्होंने अपने रिहैबिलिटेशन या आगे की लाइफ को प्रोसेस करने के लिए जो उस वक्त के प्रधानमंत्री जी थे मोरारजी देसाई, उनसे रिक्वेस्ट की। तो मोरारजी देसाई ने जो जवाब दिया वो मोहनलाल भास्कर जी बोलते हैं कि मैं जिंदगी में सबको क्षमा कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं वो बात कभी नहीं भूल सकता। तो मोरारजी देसाई बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के किए की सजा क्यों भुगतें? तुम्हारा क्या मतलब है कि अगर पाकिस्तानी सरकार तुम्हें 20 साल कैद में रखती तो हम तुम्हें 20 साल का मुआवजा देते? ये चीज उनको जो विचारों मतलब जो मोहनलाल जी थे उनके जो भावनाओं को और देश के प्रति जो उनका प्रेम था, वो ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री जो इस पद पर है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने मेरे दर्द को नहीं समझा, मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकता। तो इस बात से हम बहुत दुखी होते हैं ये पढ़ करके कि सच में बिल्कुल सही है कि राजनीति यही है और ये राजनीति अच्छे बुरे दंड फंद छल छल छंद से ही आगे बढ़ती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि उसके बाद जो मोहनलाल जी थे उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, आगे बढ़कर उन्होंने एक स्कूल खोला, उस स्कूल में अपने आप को एक शिक्षक के रूप में फिर से प्रतिष्ठित किया, अपने आगे की जिंदगी बचाई और चलाई और बनाई। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी आत्मकथा ये है, मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, इसको पढ़े बिना हमें तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। I will 100% recommend this book to all of you. Please go and read this book. ये एक worth reading book है और मैंने अभी हाल ही में पढ़ी थी, तो I love to discuss this book और आप सब इसको ज़रूर से पढ़ें। और इससे जो मेरा टेक अवे है, होप वो आप सबको भी कनेक्ट करता है कि हमें अपना जो मानसिक बल है अगर हम वो बना के रखते हैं तो हम दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। हम कहीं भी अपने आप को टूटा हुआ महसूस नहीं करते हैं। जब हमारा मन मजबूत है तो हमारा जीवन मजबूत है। बहुत बहुत ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक की किताब होगी बाबू देवकी नंदन खत्री की लिखी हुई चंद्रकांता संतति। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।